हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी विकास राज श्रीवास्तव आपका इस अधिगम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो है वो है इंटरनेशनल बिजनेस पे, शॉर्ट में बोलूँ तो आईबी। और ये वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई सरस्वती पूजा की वजह से। तो सबसे पहले तो आप लोग को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ आप लोग पर आशीर्वाद बनाए रखे ताकि आप लोग का नेट जीआरएफ क्लियर हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग तक वीडियो पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस, और ये जो टॉपिक है वो 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नेट एंड जेआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो ही आप लोग को समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल का मतलब से ही आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा इंटरनेशनल मतलब अक्रॉस द नेशनल कंट्री। कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम अपने नेशन के बाहर अगर करते हैं वो कहलाता है इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर है? इंटरनेशनल बिजनेस उसी को कहते हैं कि जो भी गुड्स, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, जो भी, और टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या जो भी चीज़ अगर बिजनेस अपने नेशन के बाहर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर है? तो अब उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं इसकी थ्योरीज क्या है। थ्योरीज जो बोलती है इंटरनेशनल बिजनेस का, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री ऑफ कंट्री। देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, मतलब अपने कंट्री के बाहर अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक है? इस ट्रांजैक्शन में क्या हो सकता है कि इसमें फॉर्म्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसियाँ आ सकती हैं। इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या आ सकते हैं? गवर्नमेंट एजेंसियाँ आ सकती है, फॉर्म्स आ सकते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो किस लेवल का होता है? तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों लेवल का होता है, मैक्रो एंड माइक्रो दोनों के। तो मैक्रो में आपको पता है उसमें आ जाता है टेक्नोलॉजिकल, आ जाता है पॉलिटिकल, आ जाता है इंटरफेरेंस, और ये इकोनॉमिक्स आ जाता है। और माइक्रो में आपको सप्लायर्स हो गए, प्रोडक्शन हो गए, गुड्स और सर्विस हो गई, ये सब जितने भी आएंगे वो इंटरनेशनल बिजनेस में होते हैं। ये जो इसका तो मतलब आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए कि इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल का भी अगर लेन देन हो रहा है तो वो भी इंटरनेशनल कहलाएगा। टेक्नोलॉजी का अगर हो रहा है तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर बाहर जा रही है वो भी इंटरनेशनल बिजनेस में आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो सकता है। इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों लेवल्स के इसमें आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। क्लियर है? तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में उसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इसमें काम करता है। कि मतलब इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, तो इसमें कोई भी वस्तु का हमको बाहर देना या अपने पास बुलाना, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना, वो इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। क्लियर है? तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है, मर्केंडाइज का मतलब होता है कि टेंजिबल गुड्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट्स। मतलब ऐसे गुड्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का पार्ट होगा, मर्केंटाइज का। ठीक है? एक आता है सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। सर्विस एक्सपोर्ट में जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जो जिसमें हम अपनी सर्विसेज देते हैं बाहर, और या उधर से बाहर से दूसरे देश से अपनी सर्विस मंगवाते हैं, तो वो हो जाता है सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ टू कंट्री। अब इंटरनेशनल बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए भाई? दो कंट्री होनी चाहिए। दो कंट्री होनी चाहिए कि एक बाहर की कंट्री होगी, एक अपने देश की कंट्री होगी, जो दोनों मिलके क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करेंगे। इसमें क्या हो तो ही जाके इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। क्लियर है? इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो? दो अलग अलग देशों की कंपनियां होगी, तो वो एक साथ जब इंटरेक्ट करेंगी, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इसमें इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। ठीक है? इस बार इसमें पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड ऑन मोस्ट इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ बोथ ऑन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या अकाउंट्स ऑन प्राइवेट अकाउंट्स इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ऑफ। ठीक है? नेक्स्ट फॉरेन करेंसी। अब इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे तो हम अपने पैसे देंगे, या एक्सपोर्ट करेंगे तो उधर से जो करेंसी आएगी वो क्या कराएगी? फॉरेन करेंसी कहलाएगी। उसमें हम लोग देंगे। तो इसमें क्या होगा? फॉरेन करेंसी का भी योगदान होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन में क्या? इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां बैठी हुई हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि आपको किस तरह के गुड्स मंगवाने हैं या भेजने हैं, उस पर एजेंसियाँ वर्क करती हैं। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन भी बहुत आता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है कि आप कोई गलत चीज़ ना मंगवाए, कोई गलत चीज़ बाहर ना भेजें, उसके भी रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट होता है लेंदी प्रोसेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है एक देश से दूसरे देश में करने के लिए इसकी प्रोसीजर क्या होते हैं? लेंदी होते हैं।
बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। अब क्या हुआ कि हम अब हमारे देश और उस दूसरे देश की भाषाएं अलग अलग होती हैं, जिससे वजह से हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और ट्रांजेक्शन होने में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो एक अहम रोल ये निभाता है यहाँ पे, लैंग्वेज बैरियर निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क। अब इसमें क्या है कि इसमें रिस्क होता है। अब हम दूसरे देश के मार्केट के बारे में हम लोग जानते नहीं है कि कैसा वहाँ का मार्केट है, क्या मेरा गुड्स वहाँ अगर जाता है तो वो सेल होगा कि नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, रिस्क ज़्यादा रहते हैं। ये इंटरनेशनल बिजनेस के भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्कोप। इंटरनेशनल बिजनेस में स्कोप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस में स्कोप क्या है, तो देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस कवर दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। मतलब इसमें कौन सी बिजनेस आती है जो एक देश से दूसरे देश में अपने बिजनेस को करता है, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इस एक्टिविटी में क्या आ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगा, ठीक है, क्लियर। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आएंगे, अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट होगा। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो भी बना के गुड्स हम एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट अगर दूसरे देश में करते हैं वो भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट्स हो सकता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो भी चीज़ के लिए। फिर सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट कंट्रीज, अगर हम एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे रखा हुआ है वहाँ के सुपरवाइजर अगर हम लोग करें वो भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट्स हो सकता है। फिर आ जाता है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रोसीजर। अगर हम दूसरे देश की कॉपीराइट से लेकर यहाँ पे अब बिजनेस करते हैं वो भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट्स होगा, क्लियर है। ये स्कोप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर आगे सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गया, क्लियर। ट्रांजैक्शन किसका, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप है, ठीक है। अब आते हैं मोड्स। इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के तरीके क्या क्या है, कैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर फॉर्म है, एजेंसियां हैं, तो आप उसको कैसे इंटरनेशनल बिजनेस पे तक ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए। तो पहला चीज़ है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो आप इंटरनेशनल बिजनेस के हिस्से बन सकते हैं, क्लियर। तो एक्सपोर्टिंग में आपको एक्सपोर्टिंग समझाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत से एक्सपोर्टिंग क्या होती है, कोई भी चीज़ अपने देश से, गुड्स या मैन्युफैक्चर वो भी या सर्विसेज अगर हम दूसरे देश में प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो हो गया एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स हो गया कि दूसरे देश से हम अपने देश से मंगवा रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, वो इम्पोर्ट हो गया। इसमें हो सकता है, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक पैसिव एक्सपोर्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, पैसिव एक्सपोर्ट्स। ये क्या होता है, पैसिव एक्सपोर्ट्स क्या होता है, पैसिव एक्सपोर्ट होता है व्हेन फॉर्म रिसीव कैनवास्ड आइटम एंड एक्सपोर्ट देम, इट इज कॉल्ड पैसिव एक्सपोर्ट। यहाँ पे क्या है कि अगर हमारी जो कंपनी है, जैसे मान लीजिए इंडिया में जो कंपनी है, वहाँ से वो कैनवास्ड आइटम का मतलब कि बना बनाया हुआ चीज़ सिर्फ मंगवा कर फिर यहाँ से हम फिर से दोबारा दूसरे देशों को हम बेचें। मतलब यहाँ पे 3 कंट्रियाँ इंक्लूड हो जाएंगी, यहाँ पे पैसिव एक्सपोर्ट्स में 3 कंट्रियाँ इंक्लूड होंगी, क्लियर है। 3 कंट्रियाँ मतलब हम एक दूसरे देश से कोई गुड्स मंगवाए, ठीक है, अपने देश पास आए, अब फिर यहाँ से हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट्स कर दिए, तो वो कहलाएगा पैसिव एक्सपोर्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, पैसिव एक्सपोर्ट्स क्या कहलाता है कि हम एक दूसरे देश से, कंट्री से कोई भी गुड्स मंगवाए और फिर हमने दूसरे देश को बेच दिया, ये कहलाएगा पैसिव एक्सपोर्ट्स, क्लियर है। एक आता है एक्टिव एक्सपोर्ट। एक्टिव एक्सपोर्ट्स में क्या होता है कि व्हेन इफ ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज टेकन टू एस्टैब्लिश प्रॉपर प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एक्सपोर्ट फंक्शन एंड ऑब्टेन फॉरेन सेल इज कॉल्ड एक्टिव एक्सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन करते हैं कि हम दूसरे देश में जाके वहाँ पे प्रॉपर एस्टैब्लिश करके वहाँ पे एक्सपोर्ट्स का काम अपने देश में फॉरेन सेल करने के लिए करते हैं, तो एक एक्टिव एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। पैसिव एक्सपोर्ट्स होता है और एक एक्टिव एक्सपोर्ट्स होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है, सॉरी। तो व्हेन इफ ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज टेकन टू एस्टैब्लिश प्रॉपर प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एक्सपोर्ट फंक्शन एंड फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन सेल, उसका जो फॉरेन सेल होता है वो कहलाता है एक्टिव एक्सपोर्ट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एडवांटेज क्या होते हैं, ये क्या होता है, एक ईजिएस्ट तरीका है, इट इज़ अ ईजिएस्ट वे ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में घुसने का एक सीधा और मतलब इजी रास्ता होता है, सरल रास्ता है जो हम लोग इसको अपनाते हैं। इसमें आ सकते हैं जैसे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करने का मतलब इसमें ज्वाइंट वेंचर आ जाए, फ्रेंचाइजी आएगा, लाइसेंस आ जाएगा, ETC ये सब आएगा। नेक्स्ट है, इसमें कोई सेटअप करने की ज़रूरत, देयर इज़ नो नीड टू सेटअप
देयर इज़ नो नीड टू सेट अप फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। अब इसमें कोई तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्सपोर्ट्स करना है तो हमें वहाँ पे जाके दूसरे कंट्री में जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए तभी हम जाके एक्सपोर्ट्स करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ भी अपने, अगर आप कुछ सामान वस्तु बना रहे हैं तो उसको आप दूसरे जगह, दूसरे देश में भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ये नहीं कि इंपोर्टिंग कंट्री में ही जाकर हम अपनी प्लांट्स को सेटअप करें उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट कर सकते, तो ये इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, रिस्क कम होता है। अगर हम गुड्स अपने प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं और वहाँ पे अगर सेल नहीं होता है तो फिर दोबारा हम नहीं भेजेंगे, तो इसमें रिस्क क्या होता है, थोड़ा कम होता है कि अगर हम अपने आपको भेज दिया तो। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अगर हमने आपको गुड्स बेच दिया तो वहाँ से हमको पैसा मिले, भले वो सेल हो या ना हो। ठीक है, तो अगले बार वो भले मना कर दे कि नहीं भाई साहब यहाँ पे नहीं हो, लेकिन जो गुड्स हमने भेज चुका है उसका तो पेमेंट आ सकता है। इसमें रिस्क क्या होता है, कम होता है, और इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है। इन्वेस्टमेंट भी क्या लगता है, कम लगता है। डिसएडवांटेज में क्या होता है, एक अननोन मार्केट होता है, हमको पता ही नहीं था वहाँ पे मार्केट में किस टाइप के कंज्यूमर्स हैं जो किस टाइप के गुड्स का डिमांड कर रहे हैं, उसका हमको पता नहीं होता है। और नेक्स्ट, कोई कंट्रोल नहीं रहता है फॉरेन मार्केट में। अब हम यहाँ पे हम अपने देश में हैं और वो हम बाहर के मार्केट को तो कंट्रोल हम रहेगा नहीं, तो इसमें नो कंट्रोल ऑफ फॉरेन मार्केट। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल मार्केट, और हमारे पास इंफॉर्मेशन की भी कमियाँ रहती है। क्लियर, ये डिसएडवांटेज होंगे एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट के। समझ में आएगी बात, समझ में आ गई। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या होती है, लाइसेंसिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने एक दुकान खोला, मैंने एक शॉप खोला, मैंने किसी भी कंपनी का एक लाइसेंस ले लिया कि मैं आपका सामान बेचूंगा, सिर्फ मेरा जो कनेक्शन रहेगा सिर्फ आपके गुड्स से रहेगा, ना मेरा दुकान का नाम बदलेगा ना कुछ बदलेगा, सिर्फ कनेक्शन सिर्फ किसका रहेगा, गुड्स से रहेगा। तो वो कहलाएगा लाइसेंसिंग कि हाँ मैंने उनको मान्यता दे दी कि आप वहाँ से भी शॉप अगर लेते हैं तो उसका बाउंडेशन कंपनी पे कर सकती है, अगर ख़राब होता है तो डायरेक्ट कंपनी रिप्लेस कर देगी। वो क्या है, लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अब सैनडिस्क है, सैनडिस्क की जो पेन ड्राइव होती है वो हम किसी भी दुकान से अगर उसकी बिल की मान्यता होती है तो यानी उसको क्या हुआ, उसको लाइसेंस मिला कि आप अगर अपने दुकान से इस पेन ड्राइव को बेच रहे हैं और अगर ख़राब निकलती है तो आप सीधे कंपनी में जाकर उसको रिप्लेस कर देते हो, ईजिली रिप्लेस हो जाता है। यानी उसको क्या मिली, मान्यता मिलती है कि आप मेरे गुड्स को अपने दुकान से भी सेल कर सकते हैं। ये हो गया लाइसेंसिंग। ठीक है, पढ़ लेते लाइसेंसिंग में कि लाइसेंसिंग इज अरेंजमेंट थ्रू विच अ फॉर्म्स विदाउट मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट का कैन एक्सपैंड इट ऑपरेशन इन डिफरेंट कंट्रीज बाय एक्सप्लोरिंग इन इनोवेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है, बिना किसी खर्च के हम अपनी जो ऑपरेशन उसको एक्सपेंड कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। हमने लाइसेंस दे दिया कि आप लीजिए मेरा सामान को बेचिए, लाइसेंस दे दिया, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करिए, तो ये क्या होगा, बिना खर्चे के हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या, द फॉर्म्स विच ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, ये जो फॉर्म्स होते हैं अगर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रही है इसको हम लोग लाइसेंसर कहते हैं। मतलब जो कंपनी है वो बोल दी कि नहीं आप टेक्नोलॉजी को मैंने उनको ट्रांसफ़र किया था कि आप यहाँ पे अपना गुड्स बनाइए या बेचिए, तो वो क्या, वो कंपनी क्या कहलाएगी, लाइसेंसर कहलाएगी। और जो कंपनी रिसीव करेगी उसका यूज करेगी वो कहलाएगी लाइसेंसी। क्लियर है, वो कहलाएगी लाइसेंसी। अब यहाँ पे क्या है कि द लाइसेंसर कैन रिकवर द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द लाइसेंसी बाय ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो लाइसेंसर होता है वो क्या होते हैं, जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च हो वो रिकवर कर सकती है लाइसेंसी से। न्यू प्रोडक्ट्स अगर बना रही है तो उस पर जो भी पैसा लगा है और उसे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है। क्लियर। द लाइसेंस इन रिटर्न डज नॉट हैव टू स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब लाइसेंसिंग के पास अगर है तो वो ज़्यादा क्या करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करेगी, नहीं स्पेंड करेगी भाई। जो आप सामान दे रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी उसी को हम यूज करके अपना सामान गुड्स को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, नहीं खर्च करेंगे, तो ये लाइसेंसिंग का भी प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है, इसमें क्या है कि लो एडवांटेज ऑफ लाइसेंसर, लो इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइसेंसर। यहाँ पे इन लाइसेंसर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम खर्च करना पड़ता है। लो फाइनेंशियल रिस्क ऑफ लाइसेंसर, यहाँ फाइनेंशियल रिस्क भी कम होता है। लाइसेंसर कैन इन्वेस्टिगेट द फॉरेन मार्केट, यहाँ पे लाइसेंसर क्या कर सकता है, फॉरेन मार्केट को इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है
अच्छी बात है कि हम पहले मार्केट में गए, वहाँ पे पता किया कि अच्छा यहाँ पे क्या क्या चाहिए, किस टाइप के कंज्यूमर्स गुड्स का डिमांड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का डिमांड्स कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने उसको पूरा सेटअप ऑपरेशन का भेज दिया, तो वो इन्वेस्टिगेट करके फॉर्मेट कर। अब यहाँ पे क्या, लाइसेंसी डॉज नॉट बियर द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है कि जो लाइसेंसी होता है वो कोई रिस्क नहीं इनको बियर करना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट फेलियर हो जाता है तो यहाँ पे लाइसेंसी का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे लाइसेंसी उस रिस्क को बियर नहीं करेगी। क्लियर। डिसएडवांटेज में चलता है, डिसएडवांटेज में आ जाता है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड पार्टी का अपॉर्चुनिटी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, बोथ पार्टी हैव टू मैनेज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रमोशन। यहाँ पे दोनों पार्टी लगे रहती है अपने प्रोडक्ट्स को क्वालिटी को बढ़ाने में और प्रमोशन करने में। भाई क्योंकि लाइसेंसी भी उन्होंने पैसा देकर ही उससे जो भी टेक्नोलॉजी खरीदा है, तो ऐसा एक बार दिया है तो वो चाहेगी कि हाँ मेरा ये यहाँ से भी गुड्स प्रमोट हो, मेरी दुकान का नाम हो, मेरे शॉप का ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो। तो यहाँ पे दोनों पार्टी क्या करती है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे मैनेज करती है। तो दो 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 टू टाइम्स स्पेंड खर्च एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इसलिए डिसएडवांटेज में आ गया। वन पार्टी डिसऑनेस्ट कैन अफेक्ट द अदर। अगर पहली पार्टी अगर धोखा दे रही है, डिसऑनेस्ट कर रही है, तो मतलब वो कंपनी भी अगर दूसरी दुकान पर हम जा रहे हैं लेने, तो वो क्या अफेक्ट करेगी कि अरे ये तो बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार टेक्नोलॉजी है, इसे मतलब रिस्क है। तो वो क्या होगी, दूसरे अगर शॉप पे भी जा रहे हैं और उस चीज़ को डिमांड है, तो क्या होगी, अफेक्ट होगी। ठीक है। चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चांसेस हद से ज़्यादा रहती है। क्लियर। समझ में आ गया लाइसेंसिंग और लाइसेंसिंग के बारे में। लाइसेंसिंग में समझ गया क्या कि मतलब कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर देता है, लाइसेंस दे देता है कि आप हमारे गुड्स को, हमारे टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट्स को बना के बेच सकते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि लाइसेंसर जो होता है वही सिर्फ रिस्क बियर करता है। अगर यहाँ प्रोडक्ट फेलियर होता है तो यहाँ पे रिस्क कौन बियर करेगा, लाइसेंसर बियर करेगा, जो एडवांटेज में आ जाता है। और डिसएडवांटेज क्या, यहाँ पे दोनों पार्टी प्रमोशन में लगी रहती है। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में क्या है, फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि इसमें जैसे लाइसेंसिंग में होता है कि सिर्फ गुड्स के लिए हम लेन देन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम उस कंपनी का नाम अडॉप्ट कर लेते हैं, उस कंपनी का हम लोग नाम अडॉप्ट कर लेते हैं और उस नाम के जरिए हम अपना शॉप खोलते हैं और या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वहाँ पे गुड्स बना के बेचते हैं। वो फ्रेंचाइजी कहलाता है। जैसे मैकडोनल्ड देखिएगा हर जगह खुला हुआ, तो वो क्या है, फ्रेंचाइजी ले लेकर लोग खोलते हैं। क्लियर। अगर एक जगह उनका नाम खराब हुआ तो वो हर जगह उसका नाम पूरा खराब होने लगेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्रेंचाइजी में समझ में आ गया। तो इसमें भी दो लोग होते हैं, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो होते हैं जिनकी कंपनी का हम लोग नाम यूज करते हैं, वो फ्रेंचाइजर हो गए, और जो लोग यूज करते हैं वो कहलाता है फ्रेंचाइजी। ये भी मार्केट में रेपुटेशन का भी काम, ये फ्रेंचाइजर का अगर नाम खराब हो रहा है तो वो फिर ये कंपनियां क्या हो जाती है, सारे के सारे इफेक्ट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ इसकी कंपनी और खुली हुई है नाम से, वो सारे के सारे इफेक्ट हो जाते हैं। क्लियर। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या, इसमें भी लो इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें भी लो इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। फ्रेंचाइजर को तो कोई खर्चा नहीं करना है, किसको खर्चा करना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी को, उसका रेट फिक्स रहेगा। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि उसको नेगोशिएट हम लोग कर सकते हैं कि हाँ आपके गुड्स को बेचना है तो हम इतना पैसा देंगे आप, तो उसमें नेगोशिएट हो सकता है। लेकिन फ्रेंचाइजी में एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स होता है जिसके जरिए हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो इसमें फ्रेंचाइजी का खर्चा होता है, फ्रेंचाइजर का कम खर्चा होता है। नेक्स्ट, लो रिस्क, इसमें रिस्क भी कम रहेगा। फ्रेंचाइजर अंडरस्टैंड द मार्केट कल्चर, फ्रेंचाइजर मार्केट कल्चर को समझता है। फ्रेंचाइजर हैज़ नो रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेल्यूर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट फेल्यूर हो रहा है, अगर मान लीजिए आप नाम तो मेरा आप यूज कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी हैज़ नो रिस्क ऑफ, अब वहाँ पे मान लीजिए कोई एक जगह का प्रोडक्ट ख़राब बनने लगा, ख़राब निकलने लगा, तो वो सारे के सारे मतलब वो पूरा नाम ही डूब जाता है। इसमें फ्रेंचाइजी का कोई रिस्क नहीं होता है। प्रोडक्ट फेल्योर हो रहा है तो वो सिर्फ मेन जो कंपनी होगी उसके लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है। फ्रेंचाइजर लर्न्स मोर फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रेंचाइजी। अब जो फ्रेंचाइजर होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं फ्रेंचाइजी से। ठीक है। सक्सेसफुल लोकेशन कैन रिटर्न हाई रॉयल्टी। अगर अच्छे जगह पे उस कंपनी का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ है तो वहाँ से रॉयल्टी भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक। डिसएडवांटेज में चले जाए। डिसएडवांटेज में क्या होता है, फ्रेंचाइजी कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एट टाइम्स। फ्रेंचाइजी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कभी कभी।
फिर डिफ़िकल्ट कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है उस पे, मार्केट अपॉर्चुनिटी कम होने लगती है दोनों तरफ से, लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट, यहाँ पे डर रहता है कि कहीं जो प्रोडक्ट्स बनाने के जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो कहीं लीक ना हो जाए, यहाँ पे खतरा होता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द रॉन्ग फ्रेंचाइजी कैन रूइन द रिपुटेशन। अगर हमने रॉन्ग फ्रेंचाइजी को दे दिया अपना नाम यूज करने को, तो वो क्या कर सकता है, पूरे फ्रेंचाइजी को ख़राब कर सकता है, पूरे नाम को ख़राब कर सकता है। तो इसमें ये सब खतरा रहता है। समझ में आ गया फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग। इसमें और डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला होता है बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स और गुड्स पे डील होता है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स और गुड्स पे ही डील होता है, और इसमें प्रोवाइडिंग सर्विस, पूरी सर्विस तक इसमें डील होती है, नाम से लेकर, गुड्स से लेकर, प्रोडक्ट सर्विस से लेकर सब कुछ, ठीक है। ओनरशिप, इसमें क्या होता है, डू द अल्टीमेट प्रोडक्ट विद द लाइसेंसी ही ओनली बाय द राइट टू यूज सर्टेन पेटेंट ओरिजिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने का लाइसेंस इनको मिला होता है, ओनरशिप को, या ना कि पूरे सर्विस का। यहाँ पे क्या होता है, सर्विस के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ सब कुछ यहाँ पे ऑनरशिप फ्रेंचाइजी को मिल जाती है, ठीक। लीगल रेगुलेशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड एग्रीमेंट गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिटवीन द पार्टी। यहाँ पे स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे स्ट्रिक्टर कॉम्प्लियंस रिक्वायरमेंट गवर्न बाय कंपनी लॉ एंड अदर फेडरल लॉ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इफ डीलिंग विद आउटसाइड द कंट्री। अगर बाहर की कंट्री के साथ हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे फेडरेशन लॉ भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स बनते हैं वो लास्ट फॉर 60 या 20 ईयर्स के लिए बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 60 या 20 ईयर्स। यहाँ एग्रीमेंट्स बनते हैं 5 ईयर्स विद ऑप्शन टू बी एक्सटेंड। 5 साल के लिए पहले तो दिया जाता है, उसके बाद उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक। नेगोशिएशन, यहाँ पे जो लाइसेंस फ़ी होती है, यहाँ पे नेगोशिएट हो सकती है। यहाँ पे लाइसेंस फ़ी नेगोशिएट हो सकती है, लेकिन फ्रेंचाइजर का एक स्टैंडर्ड फिक्स रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगोशिएट नहीं होता है। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, और यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, क्लियर। डिग्री ऑफ कंट्रोल, द लाइसेंसर हैज कंट्रोल द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय लाइसेंसी बट हैज़ नो कंट्रोल ऑन द लाइसेंसी बिजनेस। लाइसेंसर के पास कंट्रोल करने का सिर्फ उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर सिर्फ रहता है, ना कि उसके सारे बिजनेस पे। उसके बिजनेस में बहुत सारे चीज़ के गुड्स के प्रोडक्ट्स, तो सारे पे नहीं कंट्रोल है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उस चीज़ पे सिर्फ उसका कंट्रोल रहेगा, ठीक। फ्रेंचाइजी, ये टोटल का टोटल सारे बिजनेस प्रोसेस पे ही उसका कंट्रोल रहता है, क्योंकि भाई साहब हम लोग तो उनका पूरा का पूरा नाम ही यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ उनके गुड्स को तो बेच नहीं रहे, उनका पूरा का पूरा नाम, सर्विस, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब कुछ यूज हो रहा है। इस यहाँ पे सारे कंट्रोल्स फ्रेंचाइजर के पास होते हैं। प्रोसेस क्या होता है, इन्वॉल्व वन टाइम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या राइट। यहाँ पे सिर्फ एक बार ट्रांसफर होने के राइट्स होते हैं, यहाँ पे ऑनगोइंग असिस्टेंस फ्रेंचाइजर, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है ट्रंकी प्रोजेक्ट। ट्रंकी प्रोजेक्ट क्या होता है, ये नेट जेआरएफ में बार बार पूछा जाता है, ट्रंकी प्रोजेक्ट से क्वेश्चन जरूर आता है। ट्रंकी प्रोजेक्ट्स क्या होता है, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, उसकी हम पूरा आपको बना उना के सब कुछ देंगे। इसमें जितने भी सारे रिस्क होंगे, या अगर ओवर बजट भी चला जाए, तो ये किसका किसका नुकसान हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान होता है। ये ट्रंकी प्रोजेक्ट होता है, क्लियर। ट्रंकी प्रोजेक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है कि हम सब कुछ पूरा बना के आपको पूरा सेटअप करके आपको चीज़ को दे देंगे, ये ट्रंकी प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक। और एक होता है ईपीसी। ईपीसी में क्या होता है कि ईपीसी इंजीनियरिंग, ईपीसी में क्या होता है कि वो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सिर्फ मॉडल तैयार करके दूसरी कंपनी को दे देता है, और वो बनाता है, बनाने के बाद उसको दूसरे को सौंप देता है, वो ईपीसी के अंदर में चला जाता है। तो ईपीसी तो पढ़ना नहीं है, और ये ईपीसी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट्स नहीं है, ट्रंकी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल पार्ट्स का। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कि जो बाहर की कंपनियाँ होती है वो आती है कि मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ सेटअप करके आपको दे दूंगा, तो ये ट्रंकी प्रोजेक्ट के इंक्लूड में आ जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट्स हो जाता है। इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, डीजीटीसी। ये क्या है, स्पेशल मोड ऑफ कैरिंग आउट इंटरनेशनल बिजनेस होता है, ये स्पेशल मोड से इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच फर्म्स एग्री और रेम्युनरेशन टू फुली कैरी आउट द डिजाइंस, क्रिएट एंड इक्विपमेंट, द प्रोडक्शन फैसिलिटी। सारा का सारा चीज़ क्या करता है, कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टर उठा लेते हैं बनाने तक लेकर, ये ट्रंकी प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, प्राइस सर्टेनिटी होती है, आपने प्राइस का जो बाउंडेशन फील्ड किया उस हिसाब से आपको करना है।
रिड्यूस द चेंज ऑफ मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस, यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट चैलेंजेस कम होते हैं। रिड्यूस कॉस्ट ओवररन्स, या अगर यहाँ पे बजट अधिक जा रहा है तो ये उसको रिड्यूस कम किया जा सकता है। रिस्क ट्रांसफरेंस किसके रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर जो बनाने वाला उस पर रहेगा। रिड्यूस मैनेजमेंट एफर्ट्स, यहाँ मैनेजमेंट एफर्ट्स भी बहुत कम लगते हैं। कंसिस्टेंट क्वालिटी एक्सपेक्टेशन अक्रॉस, यहाँ पे क्वालिटी जो होती है कि कंसिस्टेंट रहती है। डिसएडवांटेज में क्या आता है, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग स्कोप डिफिनीशन, यहाँ पे क्या हो, स्ट्रॉन्ग स्कोप होना चाहिए, तभी जाके ये टर्की प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, किसी और एरे गैरे को नहीं हम लोग दे सकते। डिपेंडेंट ऑन ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट सबसे बड़ी मायने रखता है, अगर ट्रस्ट खराब हुआ तो वो सारा चीज़ खत्म हो सकता है। डिज़ाइन कॉस्ट कंसिस्टेंसी, तो इसमें आ जाता है डिज़ाइन कॉस्ट कंसिस्टेंसी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या होता है, डिज़ाइन कॉस्ट होता है, मतलब उस हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट होता है कि अगर एक टाइप का ब्रिज है तो हम लोग एक नमूना पहले से बना तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं कि हाँ ये तरीका होगा, इतना खर्चा आएगा, तो एक अप्रोक्स फिक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, जो दो कंपनियाँ होती हैं एक साथ मिल जाती है, एक साथ मिल के और एक बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर वो उस पर काम करती हैं, उसके साथ पार्टिसिपेट करके उसको सेल या करती है, दूसरे देश में सेल करती है, तो ये जॉइंट वेंचर कहलाता है। इसमें आपको देखिए जॉइंट वेंचर और मर्जर ये दोनों भी डिफरेंट है। मर्जर में क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है छोटे कंपनी को एब्जॉर्ब मतलब मर्ज कर लेती है और उस अपने नाम से चलाते हैं। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। क्लियर, दोनों कंपनी का ऑनरशिप सेम रहेगा, मतलब ऑनरशिप अलग अलग रहेंगे लेकिन दोनों कंपनी एक साथ मिल के उस प्रोजेक्ट पे वर्क करती है। इससे क्या होता है, कॉस्ट भी कम लगता है और जो खर्चे होते हैं और ये बड़ी से बड़ी चीज़ें भी लोग अकेले मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हेन टू और मोर फर्म्स ज्वाइन टुगेदर टू क्रिएट न्यू बिजनेस एंटिटी, जब दो या दो फर्म्स एक साथ मिल जाते हैं एक नई बिजनेस क्रिएट करते हैं उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। द यूनिकनेस इन ज्वाइंट वेंचर इज शेयर्ड ऑनरशिप, यहाँ पे क्या होता है, ऑनरशिप शेयर होने लगती है क्योंकि दो ऑनरशिप होते हैं। ज्वाइंट वेंचर इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स, यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टनर्स हो सकते हैं जो न्यू प्रोजेक्ट पे अपना काम शेयर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्रिएट तीन तरीके से होता है। अ फॉरेन कंपनी एंड इंडियन कंपनी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू इंटरप्राइज, बाहर की कंपनी और इंडियन कंपनी दोनों अगर मिल जाए तो वो एक न्यू इंटरप्राइजेस क्रिएट कर सकती है, ये भी ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा हो सकता है। फॉरेन कंपनी एक्वायर अ पोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी के कुछ इक्विटी शेयर को खरीद ले, एक्वायर कर ले, वो भी ज्वाइंट वेंचर का पार्ट्स हो गया। इंडियन कंपनी एक्वायर अ पोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, या इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के इक्विटी शेयर एक्वायर कर ले। ठीक है, एडवांटेज क्या हो सकता है, ज्वाइंट मेक्स इट पॉसिबल टू अंडरटेक अ बिग प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग ह्यूज कैपिटल। अब क्या होता है कि दो कंपनियां आपस में मिल गई तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को एक्वायर कर सकती है और उसमें कैपिटल लगा सकती है, ये कैसे में। और इसमें द रिस्क होता है जो दोनों पार्टनर्स पे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोवाइडिंग स्किल टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज, यहाँ पे दोनों कंपनियों की स्किल्स और टेक्नोलॉजी मिल के उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से वर्क करके फिनिश करती है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्पिटेटिव क्या होता है, वो कम हो जाता है क्योंकि जो दो कंपनियाँ होती है एक ही जैसी जो कंपनी हो तभी तो वो एक साथ मिल के उस एक पर्टिकुलर वर्क पे काम करेगी, तो यहाँ पे क्या हो, कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। क्लियर, क्योंकि दोनों कंपनी जब अलग अलग काम करेगी तो कंपटीशन रहेगा, लेकिन जब एक साथ मिल जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। तो एक जॉइंट वेंचर का एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे क्या होता है, डिसएडवांटेज में झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनके कल्चर्स, उनके व्यवहार, उनके काम करने के तरीके अगर ना पसंद आए तो दोनों में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, वहाँ पे काम क्या हो जाता है, ठप पड़ जाता है झगड़े की वजह से। अब इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन फर्म शेयरिंग टेक्नोलॉजी विद लोकल पार्टनर्स में भी हट, अगर फॉरेन फर्म्स को यहाँ पे ज़्यादा मान्यता दी जाए तो यहाँ पे जो लोकल्स कंपनी होती है वो क्या होती है, हट होती है। द वेंचर्स में कोलैप्स ड्यू टू एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटिव, जहाँ भी कॉम्पिटिशन होते हैं यहाँ पे दोनों वेंचर्स क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई तीसरी कंपनी आ गई उसी जैसा और बड़ी कंपनी आ गई तो यहाँ पे वेंचर्स क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाएंगे। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्लो होगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। क्लियर, ज्वाइंट वेंचर समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते, होली ऑन्ड सब्सिडी। होली ऑन्ड सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, होली होली मतलब पूरा पूरा एक्वायर कर, हमको भाई आप साहब आपका एक हिस्सा नहीं चाहिए, हमको आपको टोटल का टोटल हिस्सा चाहिए, तो वो कहलाएगा होली ऑन सब्सिडीज। यहाँ पे 50% शेयर नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, 100% इन्वेस्ट शेयर चाहिए,
वो कंपनी कहलाएगी होली कंपनी। जैसे मान लीजिए जो पेरेंट्स कंपनी है, होस्ट मतलब फॉरेन कंपनी है, इंडिया को एक्वायर करना चाहिए, इंडियन कंपनी को एक्वायर करना चाहिए, तो वो क्या कहे कि हम 50% नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए कि टोटल आपकी कंपनी का शेयर चाहिए, होली ऑन सब्सिडरी में आ जाता है। ध्यान से देखिए, ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट्स है, इमोट्स है, समझ में आई। अब देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अ फॉरेन कंट्री कॉल्ड होस्ट कंट्री। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस व्हेन अ कंपनी रजिस्टर्ड इन वन कंट्री बिल्ड्स एक्वायर प्रोडक्शन फैसिलिटी बाय फ्लोटिंग अनदर कंपनी। रजिस्टर्ड इन वन कंट्री बिल्ड्स एक्वायर प्रोडक्शन फैसिलिटी बाय फ्लोटिंग कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी का मतलब कि जैसे दो कंपनियां हैं एक जैसी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपनी है जो बड़ी है, जैसे अब वो क्या करेगी, वो सब्सिडरी कंपनी को करेगी क्या कि 50% या उससे ज़्यादा के शेयर को वो अपने अंदर कर लेगी। अब जब 50% या उससे अधिक शेयर को अब अगर अपने पास कर लेती है तो उसका अधिकार बन जाता है, ठीक है, उसके अधिकार बन जाते हैं। और वो क्या करता है फिर 100% इन्वेस्टमेंट करके वो पूरी पूरी कंपनी को सब्सिडरी को अपने पास करते हैं, वो कहलाती है होली ओन्ड सब्सिडरी। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेज में। एडवांटेज, इट इज़ बेटर मीन्स टू एंट्री इनटू इंटरनेशनल एसेट्स इन द होस्ट कंट्री। एक बहुत बढ़िया तरीका है जो इंटरनेशनल एसेट्स को अपने बनाने का। इट अलाउ द यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज फॉर द होस्ट कंट्री टू कैटर इट्स मार्केट। द पेरेंट्स कंपनी कैन एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। यहाँ पे जो पेरेंट्स कंपनी होती है पूरा का पूरा कंट्रोल होगा सब्सिडरी कंपनी का। द पेरेंट्स कंपनी नीड नॉट शेयर इट्स सीक्रेट्स विद द इन केस ऑफ लाइसेंसिंग या जॉइंट वेंचर। अगर पेरेंट्स कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है अपना शेयर सीक्रेट करने का जब तक लाइसेंसिंग या जॉइंट वेंचर ना हो। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, द पेरेंट्स कंपनी हैज़ टू अरेंज % फंड रिक्वायर्ड टू सेट अप सब्सिडरी। जो पेरेंट्स कंपनी होती है वो क्या होते हैं 100% अपने पास ही सब्सिडरी कंपनी का रख लेती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है अगर कुछ भी होता है। वो सिर्फ अपने वहाँ पे कोई पार्टनर ही नहीं रहता है कि इक्विटी कैपिटल बस शेयर किया जा सकता है। द चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन अनदर कंट्री आर क्वाइट हाई। अभी अगर सब्सिडरी कंपनी ख़राब हो जाती है तो चांसेस होता है कि वो क्या हो, पेरेंट्स कंपनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। समझ में आई बात। नेक्स्ट चलते हैं जो कि आता है हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन का पार्ट्स आएगा। मर्जर जैसे आपको पहले तो मर्जर के बारे में बतला दे और मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है। तो मर्जर का मतलब जैसे मान लीजिए वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग कंपनियां थी, सो दोनों सिम बेचती थी, दोनों नेटवर्किंग का काम था, दोनों अलग अलग कंपटीशन में थी, दोनों क्या हुई लास्ट में जाके मर्ज हो गई और एक नई कंपनी क्रिएट हो गई VI के नाम से, वो कहलाएगा मर्जर। क्लियर है। वोडाफोन आइडिया पहले अलग अलग काम करती, एक ही फील्ड में काम करती थी, दोनों क्या हो गई आपस में मिल गई और एक नई कंपनी क्रिएट हो गई। ज्वाइंट वेंचर में नई कंपनी क्रिएट नहीं होती है, तो दोनों आपस में मिल के उस प्रोजेक्ट को काम करती है। यहाँ पे क्या दोनों कंपनी मिल के एक नई कंपनी क्रिएट कर देती है एक अलग नाम से, तो वो कहलाता है मर्जर। एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरी कंपनी का 50 या 50% से अधिक के शेयर को हम लोग खरीद लेते हैं, वो एक्विजिशन कहलाता है। उनके शेयर को हम एक्वायर कर लिए। ये होली ऑन सब्सिडरी से, होली ऑन में क्या होता है पूरा का पूरा शेयर खरीद लेते हैं 100%। एक्विजिशन में सिर्फ 50 से 50% से अधिक खरीदते हैं, वो एक्विजिशन कराते हैं। मर्जर जो समझ लीजिए कि एग्रीमेंट इन विच टू कंपनी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वन कंपनी। दो कंपनी ज्वाइन हो गए, कौन से नई कंपनी क्रिएट कर दे, वो कहलाती है मर्जर। अब मर्जर भी कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, कॉन्ग्लोमरेट में मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मर्जर जो एक ही टाइप के बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं और दोनों कंपनी एक साथ मिल जाए, वो हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाती है। ठीक है, एक ही चीज़ का काम करे, जैसे वोडाफोन और आइडिया का एग्जांपल दिए, जो हॉरिजॉन्टल मर्जर का मैंने एग्जांपल था, वो क्या होते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते, एक ही चीज़ पे काम कर रहे थे। वो भी नेटवर्किंग काम करते, वो भी सिम बेच रहे थे, ये भी सिम बेच रहे थे, दोनों एक साथ क्या हो गए मर्ज हो गए, तो नई कंपनी क्रिएट हो गई, नई सिम बेचने लगे। ये हॉरिजॉन्टल मर्जर का चीज़ हो गया। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है कि वर्टिकल में सिर्फ सप्लाई चेन पे हम लोग डिस्कस होता है। इनके जो प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक ही जैसा अगर तीनों दोनों का चल रहा है, भले बिजनेस वो बिजनेस अलग अलग हो, वो क्या, तो वो कहलाएगा वर्टिकल मर्जर। ठीक है,
नेक्स्ट आता है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है कि दो कंपनी होती है, डिफरेंट मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेल करती है। जैसे हम इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और और बाहर में भी, बाहर के देश में भी वही चीज़ प्रोडक्ट बेच रही है, डिफरेंट मार्केट में एक ही जैसी कंपनी एक ही सामान बेच रही, वो कहलाएगा मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। क्लियर? प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है कि मर्जर बिटवीन कंपनी इन द सेम मार्केट दैट सेल डिफरेंट। सेम मार्केट में अलग अलग गुड्स, अलग अलग प्रोडक्ट सब अगर सर्विस हो रहे हैं और वो जब मर्ज होती है तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर कहलाता है। इसको कॉन्जेनिक मर्जर भी कह सकते हैं। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है कि दो कंपनी जब आपस में एकदम अनरिलेटेड गुड्स होते हैं, मतलब कोई ठिकाना नहीं कि अब जैसे मान लीजिए सिम बेचने वालों ने क्या किया, मोबाइल बेचना स्टार्ट कर दिया, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। वो सिम बनाने का नेटवर्किंग का काम था, अब ये हार्डवेयर में घुस गए, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाएगा। इसमें भी दो टाइप्स के प्योर कॉन्ग्लोमरेट्स जिसमें टोटली अनरिलेटेड होता है, मिक्स्ड में क्या होता है थोड़े से मिक्सअप होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर समझ में आ गया। हॉरिजेंटल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में होता है इंक्रीज द मार्केट शेयर। यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ जाते हैं, अगर दो कंपनी आपस में मिल जाए तो मार्केट शेयर भी बढ़ जाएंगे, उसके भी शेयर अलग होंगे, इसके भी शेयर होंगे, दोनों कंपनी एक साथ मिल गई तो इन दोनों के शेयर भी हाई हो जाते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, दोनों कंपनी मिल के काम करेंगे, ऑपरेशन का खर्चा कम हो जाएगा। एवॉइड रिप्लिकेशन, एक्सपेंड बिजनेस इंटू न्यू जियोग्राफिक एरिया। यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंड करेंगे नए जियोग्राफिकल एरिया में। प्रिवेंट क्लोजर ऑफ अनप्रॉफिटेबल बिजनेस। यहाँ पे अनप्रॉफिट बिजनेस क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो कम कमाने वाली कंपनी है और जो अधिक कमाने वाली वो कंपनी, उस कंपनी को क्या कर लेती है, मर्ज कर लेती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अनप्रॉफिटेबल बिजनेस को भी अपने पास मिला लेता है लोग। डिसएडवांटेज में क्या होता है, रेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर लेगा लोग। अगर दो कंपनियाँ, दो अलग कंपटीशन का कंपनियाँ खड़ी है और दोनों आपस में मिल जाए तो ये क्या करें, मोनोपोली क्रिएट, प्राइस बढ़ा सकती है गुड्स के। गैप्स इन कम्युनिकेशन। गैप्स इन कम्युनिकेशन क्या होगा कि दोनों अलग अलग कल्चर के बिजनेस में काम करने वाले लोग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके कल्चर्स अलग होंगे, बात करने के तरीके अलग होते हैं, वो क्या गैप्स इन कम्युनिकेशन हो सकता है। क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब दो कंपनियां मिलती है तो इतने सारे लोगों को अपने साथ अपने पास तो काम रखेंगे, जिसके पास स्किल अच्छे होंगे, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उनको जॉब रखेंगे अपने पास, और बाकी लोग को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है मर्जर से। क्लियर? नेक्स्ट, एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है कि जो हमने बताया कि 50 से या 50% से अधिक के शेयर हम लोग खरीद लेते हैं दूसरी कंपनी का, वो एक हम लोग क्या करते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं, वो कहलाता है एक्विजिशन। यहाँ पे कोई भी नई बिजनेस नहीं होता, सिर्फ उस पर हम लोग अपना हक जमा लेते हैं, अधिक हक जम जाता है। 50 या 50% अगर हम लोग अधिक शेयर खरीद लेते हैं, उस पर कंपनी का हक हो जाता है। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से वो जो भी अपना काम करेगी, काम करे वो होगा। तो एक्विजिशन में भी सेम चीज़ होता है, हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल्स होता है, कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन होता है, मार्केट एक्सटेंशन होता है। हॉरिजेंटल में आप लोग देख लीजिए, द बिगेस्ट फैक्टर। हॉरिजेंटल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आइसक्रीम कंपनी है, ठीक है, आइसक्रीम कंपनी है और आइसक्रीम उसको बनाना है, तो आइसक्रीम बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, दूध, मिल्क। तो मिल्क डेयरी फार्म उसने क्या कर लिया, फिर उसका शेयर खरीद लिया मिल्क डेयरी फार्म, वो सारा चीज़ आप जितना भी होगा सब पहले आप मुझे दीजिएगा, उसके बाद जो बचेगा आप बेचिएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल बिजनेस हो गया। वर्टिकल एक्विजिशन में क्या हो गया, वर्टिकल एक्विजिशन में आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सप्लाई चेन के बारे में एकदम सेम चीज़ है, जो मर्जन में होता था एकदम सेम इसमें भी वर्टिकल एक्विजिशन में होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि कौन सी कंपनी है उससे जब वो मर्ज होती है या उसका पार्ट्स को एक्वाइज करके, नहीं आप पहले मुझे इतना चीज़ सप्लाई करिए, मेरे काम को डिस्ट्रीब्यूट कराइए, उसके बाद जो बचेगा तो आप कीजिएगा। कॉन्ग्लोमरेट में अनरिलेटेड कंपनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मार्केट एक्सटेंशन। नेक्स्ट मार्केट एक्सटेंशन में क्या हो जाता है, नेक्स्ट द मार्केट एक्सटेंशन में क्या होता है, ये सिमिलर होता है हॉरिजेंटल मर्जर। इन दो कंपनी आपस में मिल जाती है, सिमिलर प्रोडक्ट, दे आर नॉट कम्पिटिटर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट मार्केट, क्योंकि वो दोनों अलग अलग डिफरेंट मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सेम बेच रहे, तो वो एक्विजिस कर लेता है कि नहीं भाई चलो आपका भी कुछ हम कुछ सेल करेंगे आप। तो ये क्या होता है, मार्केट एक्सटेंशन एक्विजिशन में चला जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या हो सकता है,
एक्विजिशन के न्यू मार्केट प्रोडक्ट लाइन होगा, यहाँ पे नए मार्केट्स बन सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मार्केट शेयर इंक्रीज होगा क्योंकि उसके 55% शेयर इनके पास आ गया, तो मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ग्रोथ इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी, कैपिटल गेन भी बनेगा, न्यू आइडिया भी आएंगे, नए नए तरीके से बिजनेस करने के तरीके क्रिएट होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि भाई 55% ले लिया तो कंपनी क्या होगा, अब तो सारा चीज़ हक इनका हो गया, अब तो जो बिना पूछे इनसे तो कुछ काम होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के खतरा ज़्यादा रहता है, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो कंपनी के बीच में कम्युनिकेट क्रिएट हो जाता है, लो प्रोडक्टिविटी हो सकता है। चूजिंग द राइट कंपनी टू एक्वायर अदरवाइज इट में डैमेज प्रोडक्टिविटी। अगर हम राइट कंपनी नहीं चूज करते हैं तो क्या हो, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना है। थैंक यू नेट JRF एस्पिरेंट्स, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इंटरनेशनल ट्रेड का वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।